नमस्कार, मैं हूं राजू खान और आप देख रहे हैं सागर सिटी न्यूज। आज हम बात करने के लिए सागर के लोकप्रिय जो विधायक हैं शैलेंद्र जैन, उनसे हम बात करेंगे। शहर के कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इन्होंने काफी काम किया है और कुछ इनसे छूट गए हैं, लेकिन अब विधानसभा चुनाव का समय है और ऐसे में प्रबल दावेदार के रूप में और प्रेजेंट में जो भी नाम सामने आता है भाजपा से, वो शैलेंद्र जैन का आता है। इनसे हम अगर बात कर लेते हैं कि आखिर शहर में इन्होंने जो काम किए, इनकी जो उपलब्धियां उन पे, उसके बाद जो रह गई उन पे हम बात करते हैं। सागर में भाई साहब आपने बहुत काम किए, अच्छी मतलब रहा भी आपका कार्य, आप किस तरह से देखते हैं सब चीज़ें? सबसे पहले राजू भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस विषय पे आपने बातचीत शुरू की है, और इस बात के लिए भी धन्यवाद कि कम से कम कोई भी काम कोई भी जनप्रतिनिधि करे तो उसका एक्नॉलेजमेंट जो है वो अगर उसको मिले तो आगे और काम करने का उसका मनोबल बनता है, मनोभाव बनता है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और अब काम की इतनी लंबी फेहरिस्त है, मैं आपको बताऊं कि कहा है किसी शायर ने, कहाँ से इब्तिदा कीजिए, बड़ी मुश्किल है दरवेशों, कहानी उम्र भर की है और मजमा रात भर का है। लेकिन आप देखिए, शहर की जो मूलभूत आवश्यकताएं थीं एक लंबे समय से, जिनको हम आप नगरवासी महसूस कर रहे थे कि कुछ चीज़ें हमें सागर शहर में संभागीय मुख्यालय के नाते होना चाहिए। जैसे आप देखिए कि आपकी अप्रोच, आप यहाँ से राजधानी से कितने बेहतर ढंग से कनेक्ट हो गए हैं। तो आज कम से कम सागर की हमारे प्रदेश की राजधानी के साथ कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया हो गई। यहाँ से जबलपुर की कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया हो गई है। अब आप देखिए कि शहर की को एक बड़ी रिंग रोड की आवश्यकता थी। रिंग रोड की आवश्यकता की पूर्ति हुई जब मोती नगर से लेके ये रोड ऐसे चलते हुए और न्यू आरटीओ होते हुए नीचे ओजस्विनी कॉलेज के यहाँ कनेक्ट हो गई। तो वो हाफ रिंग जो है वो बन गया। उस हाफ रिंग ने इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि जितना भी डेवलपमेंट आप न्यू आरटीओ वाला देख रहे हैं, अगर शहर को हम आगे बढ़ते हुए कहीं देख रहे हैं तो वहीं देखने में आपको आएगा। बड़ी बड़ी कॉलोनीज बनने लग गई हैं, सरकारी जितने भी नए ऑफिसेज आ रहे हैं, या कॉलेज बिल्डिंग आ रही है, या आपका ओल्ड एज होम आ रहा है, सारे के सारे जो हैं उसी रोड पे हैं। शहर में खेलकूद की विशुद्ध रूप से बहुत आवश्यकता थी और हमारे पास उच्च कोटि की कोई सुविधाएं नहीं थी। अगर हम बात करें तो सागर में एक भी टेनिस कोर्ट सिंथेटिक नहीं था, सागर में एक भी आपका वॉलीबॉल कोर्ट जो है सिंथेटिक नहीं था। एस्ट्रोटर्फ तो हमारे खिलाड़ियों के लिए सपना ही था, बेचारों को कभी सपने में ही नहीं था कि एस्ट्रोटर्फ मिलेगा। एस्ट्रोटर्फ मिल गया, फुटबॉल का अलग से मैदान मिल गया, इंटरनेशनल ग्रेड का हमारे पास क्रिकेट का मैदान हो गया। ऐसी शायद ही कोई बेसिक आवश्यकता हो जो हमारे स्टेडियम में और खेल परिसर में नहीं हो। कि सागर जो है राष्ट्रीय मानचित्र पे है खेल के मामले में। कल हम लोगों ने एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण किया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसको ऑनलाइन किया। कल ऐसा लग रहा था कि पूरा शहर वहीं आ गया। ऐसा सुंदर एलिवेटेड कॉरिडोर बना है और मध्य प्रदेश में तो ऐसी स्थिति से भोपाल छोड़ के और कहीं नहीं है कि मेन लेक से चलती हुई। लेकिन आप देखेंगे भोपाल की जो वीआईपी रोड है वो वहाँ पे लेक का व्यू एक साइड है। हमारे इस एलिवेटेड कॉरिडोर की खूबसूरती ये है कि दोनों साइड लेक का व्यू है। तो उस दृष्टि से हम देखें तो मुंबई का जो सी लिंक है, ये हमारे मध्य प्रदेश का सी लिंक बन गया और इससे यातायात की सुगमता आप देखेंगे कि लगभग 12 से 14 वार्ड ऐसे हैं को फकत चकरा घाट से बस स्टैंड की दूरी 3 मिनट की रह गई है। व्यक्ति 5 से 7 मिनट में अपने गंतव्य को पहुंच सकता है। तो ये एक्चुअली हमारे यातायात को बहुत सुगम बनाएगा। जो 3 बत्ती और यहाँ पे एकदम
यातायात की बड़ी कठिनाई होती थी, उसे निश्चित रूप से बहुत फायदा होगा। सागर कॉरिडोर एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, आपकी मानते हैं कि बड़ी उपलब्धि है और सागर की यातायात व्यवस्था को कहूँ ना कहूँ सुगम व्यवस्था बनाई, लेकिन 99 करोड़ रुपए की लागत से जो कॉरिडोर बना है, और आप भी शुरू से ही बात कहते रहे हैं कि इसका जो तालाब का पानी है वो स्वच्छ होगा, तो इस दिशा में क्या अब जो 99 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं कॉरिडोर, अब वो पानी स्वच्छ करने के लिए क्या उसका अलग से बजट होगा? नहीं बंधु राजू भाई, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि या तो हम लोगों को नहीं समझा पाए। 89 करोड़ का है ये जो प्रोजेक्ट है, और इसका हमारे तालाब की स्वच्छता से कोई लेना देना नहीं है। तालाब में मिलने वाले 42 से 45 नाले ऐसे थे जहाँ वो नाले जो है प्रतिदिन हजारों लाखों गैलन जो है सीवरेज जो है तालाब में मिला रहे थे। तो तालाब वस्तुतः हमारा सीवर का कलेक्शन सेंटर बन गया था और लोगों के डस्टबिन जैसा उसका उपयोग कर रहे थे। हम लोगों ने इसके जो भी 42 या 45 नाले हैं उनकी टैपिंग का काम किया, और मैं समझता हूँ इस पूरे प्रोजेक्ट में जो 90 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है हमारे तालाब का, उसका मुख्य घटक जो है वो हमारा सीवरेज को रोकने का था। जब तक सीवरेज को हम नहीं रोकते, जब तक तालाब की शुद्धिकरण का कार्य नहीं हो सकता था, और तालाब का होना नहीं होना सागर वासियों के लिए किसी काम का नहीं था। उसमें लगभग 4.5 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड पाइप डाला गया। वो पाइप हिंदुस्तान में कुछ जगहों पे मिलता है। हमने उसके निर्माण के लिए सागर में कोशिश की, लेकिन असफल हो गए। बड़ी मुश्किल, बड़ी मशक्कत के बाद हमें हिंदुस्तान भर के अलग अलग शहरों से वो पाइप लाके और फाइनली 4.5 किलोमीटर लंबा हमारा पूरा लेइंग हो गया, और सीवरेज जो है अब हमारे तालाब में मिलना लगभग बंद। अब तालाब का पानी, आप धूप की किरणें जब पड़ती हैं वो तालाब में वो जो चमक होनी चाहिए वो वापस आ गई। पहले हरा रंग, अगर हाथ डालो तो आपको हरे रंग का वो हो जाता। हमने तालाब की सफाई भी बहुत की है, जलकुंभी हटाने में काफी कांग्रेस ने हल्ला किया है, भ्रष्टाचार बहुत हुआ है गहरीकरण को लेके, सिल्ट को लेके, क्या आप मानते कि ऐसा कुछ हुआ है वहाँ? आप अगर मुझे जानते हैं, सागर की जनता मुझे जानती है, तो ये भ्रष्टाचार इत्यादि के आरोप कम से कम मुझ पे तो नहीं लगाए जा सकते। मैं बहुत स्वच्छता और शुद्धता की राजनीति करने का हिमायती रहा हूँ, और इनके रहे आरोपों की बात तो मैं समझता हूँ कि इनके आरोपों के चलते उसकी एक बार जांच हुई थी, और जांच एजेंसी ने इतनी मोटी रिपोर्ट लाके सबमिट की है। मैं नहीं समझता किसी भी हमारे कांग्रेसी मित्र ने उस रिपोर्ट को देखा हो। मैंने वो पूरी रिपोर्ट पढ़ी है। जो काम वहाँ हुआ है उसको जस्टिफाई किया गया है, जो पेमेंट उसका हुआ है उसको जस्टिफाई किया है। इनका ध्यान जा रहा है कि डीसिल्टिंग साफ कम हुई। इनसे पूछिएगा कि डीसिल्टिंग होनी कितनी थी। डीसिल्टिंग होनी थी जनाब 0.9 मीटर। मैं अकेला शख्स था जब अहमदाबाद की वो टीम आई थी जिसने ये सर्वे किया था कि इसमें डीसिल्टिंग कितनी हो सकती है, और मेरी इच्छा भी ये थी कि 2 से 3 मीटर गहरे करने की हमें अनुमति मिलनी चाहिए। उनने जो डीपीआर बनाई उसमें उन्होंने अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा अगर 0.9 मीटर से ज़्यादा आप उसमें डीसिल्टिंग करेंगे तो इसकी भी संभावना है, कुछ जगह ऐसा हुआ है कि क्योंकि सागर के तालाब में आप देखेंगे कि पूरे के पूरे चट्टानों पे ये तालाब चट्टान को, तो अगर कोई ऐसा क्रैक डेवलप हो जाता तो फिर उसमें पानी भरना बहुत 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 कठिन हो जाता। तो उन्होंने 0.9 मीटर, अब 0.9 मीटर मतलब 3 फीट होता है, 3 फीट के हिसाब से ये हिस्सा हम नहीं कर पाए। हम एक्सेप्ट कर रहे हैं चकरा घाट से लेके बस स्टैंड तक का वो एरिया सूखा ही नहीं। इतना उसमें वाटर रिचार्जिंग हुई कि हम लोगों ने ठेठ गर्मी में अप्रैल के महीने में मैंने खुद सामने खड़े होके एक छोटी वाली पोकलेन एक्सकेवेशन मशीन जो है वो उतारने की कोशिश की,
5 मिनट के अंदर वो आधी डूब गई और जो ऑपरेटर था उसको हम लोगों ने खिड़की में से बाहर निकाला था। ये मेरे सामने की बात है। फिर हमने उसको मैनुअली करने की कोशिश की। हमारे एक कांग्रेसी मित्र हैं, उनको ये काम मिला, वो उनने आके हाथ जोड़ लिए कि साहब हम ये काम नहीं कर सकते। क्यों? जो एक बार 50 लोग वहाँ मानव श्रृंखला बनाई, 15 मिनट के अंदर वो यहाँ तक डूब गए थे। वहाँ इतना दलदल है तो वहाँ डीसिल्टिंग संभव नहीं थी, वहाँ छोड़ी मैंने। लेकिन जितना एरिया छोड़ा वो हमने छोटे झील में कवर किया, क्योंकि छोटा झील की डीसिल्टिंग डीपीआर में शामिल नहीं थी। काम तो वही होगा ना जो डीपीआर में शामिल है। तो छोटे तालाब की डीसिल्टिंग हमने उससे ज़्यादा करी, तो उसमें कहीं कोई अनियमितताएं हुई हैं ऐसा मुझे तो नहीं लगता। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तालाब जो है अपने मूल अस्तित्व में अपनी स्वच्छता को लेके आ चुका है। अब उसके सौंदर्यीकरण का काम बहुत छोटा है। मैं आपको बताऊं, कोई बड़ा काम नहीं है। पाथवे का काम लगभग पूर्णता की ओर है। हमने उसमें एक ओपन एयर थिएटर का प्रोविजन किया है, उसका काम चल रहा है। छोटे छोटे काम चल रहे हैं, पाथवे लगभग पूरा होने पे है। आप ये मान लीजिए कि आज उसकी खूबसूरती पे एक जो बदनुमा दाग लग रहा है वो हमारी ज्वालामुखी है, जलकुंभी है। हम बहुत तेजी के साथ जलकुंभी हटाने का काम कर रहे हैं। कुछ हिस्सा ऐसा है जहां हमारे रैकवार समाज के बंधुओं ने सिंगाड़े लगाए, उस सिंगाड़ों को क्षति ना पहुंचे ये हमारी कोशिश है। हम किसी की पेट पे उसका नुकसान नहीं करना, पेट पे जो कहते हैं ना, पेट पे लात मारना, वो नहीं करना चाहते। ये पाप का काम होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी फसल जो है वो अपने निकालें और फिर हम उसका जो ज्वालामुखी हटाने का काम है वो पूर्ण कर लेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि 1 महीने 1.25 महीने में हम जलकुंभी हटाने का काम भी कर लेंगे। तो आप पाएंगे कि सागर का तालाब हिंदुस्तान के 5-7 प्रमुख तालाबों में शामिल हो जाएगा, जो पूरे देश का स्वाभिमान होगा और गर्व होगा। हमारे सागर का तो निश्चित रूप से स्वाभिमान। सागर के तालाब में अतिक्रमण गंभीर समस्या के रूप में देखा जाता है और 42 लोग जो हैं वहाँ अतिक्रमण में देखा जाता है। ठीक है, इस दिशा में आपकी तरफ से क्या कोई प्रयास किए गए? किए गए, बिल्कुल किए गए। हम लोगों ने लोगों से 1-to-1 बातचीत की। बहुत सारे लोग इस बात के लिए तैयार हो गए उसको मिला के, जिनके बारे में आमतौर पे आरोप लगाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय वहाँ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहली संस्था ने कहा कि हम सबसे पहले अपना ये हिस्सा तोड़ेंगे, उसके बाद हम किसी का हिस्सा तोड़ने को कहेंगे। ये तो फिर अभी क्या स्थिति? सुनिए, तो इसमें वहाँ के एक बंधु हैं, वो हाई कोर्ट गए। माननीय उच्च न्यायालय ने सारी प्रक्रिया को स्टे कर दिया। अब स्टे होने के बाद कोर्ट का कोई उल्लंघन करना कोई बुद्धिमत्तापूर्ण बात होगी क्या? चूंकि स्टे हो गया था, इसलिए ये काम जो तोड़ने संबंधी बात था, जो अतिक्रमण वाली बात थी, वो रोकनी पड़ी। अब हम कोर्ट के आदेश का कब तक इंतजार करते? क्या हम उसको स्टे को वेकेट करा लेते? फिर अल्टीमेटली ये सोचा कि इससे हमारा प्रोजेक्ट डिले और भी डिले हो जाएगा, तो इस तरह से उसको छोड़ दिया गया। लेकिन जिन लोगों का अतिक्रमण है उन लोगों के अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मेरी मान्यता है, मेरा मत है। मेरी इच्छा है कि ये तालाब, ये नालों के जब तक अतिक्रमण नहीं हटाए जाएंगे तब तक नाले अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आएंगे, सागर में ये जो पानी भरने की और ये सब समस्या हैं ये कभी ख़त्म नहीं होंगी। उसको ख़त्म करने के लिए शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों को दोष देके या उनको भला बुरा के आप तुष्टीकरण नहीं कर सकते, आप आत्मसंतुष्टि नहीं कर सकते। उसके लिए आपको भी आगे आना होगा और एक वायुमंडल बनाना पड़ेगा शहर में कि जिसका जहाँ जैसा अतिक्रमण है उसको जनहित में उस अतिक्रमण को हटा लेना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ।
सागर में स्वास्थ्य की अगर बात करें तो बड़ा एक उपलब्धि थी, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज है और जिला चिकित्सालय। लेकिन आज भी इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज होने के बाद भी 90% लोग इंदौर, भोपाल या ग्वालियर को इलाज को जाते हैं। इसको लेकर आप जो कमियां हैं वहाँ क्या मानते हैं? राजू भाई, अब 90% लोग यहाँ इलाज करा रहे हैं, 10% लोग जा रहे हैं। वो 10% वो जाते हैं जो सुपर स्पेशलिटी की जिनको आवश्यकता है। हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि सुपर स्पेशलिटी देने में अभी हम सक्षम नहीं हो पाए हैं। हालांकि हमने कैथ लैब यानी कि हार्ट की जो एंजियोग्राफी होती है वो प्लस एंजियोप्लास्टी, बैलूनिंग जिसको बोलते हैं, उसके लिए पैसे सैंक्शन करा लिए हैं। बहुत जल्दी सागर में कैथ लैब एस्टैब्लिश हो जाएगी। लेकिन सागर के मेडिकल कॉलेज के लिए इतना ज़रूर हम कहेंगे कि हम सब ने मिलके, उसमें किसी एक व्यक्ति का कोई योगदान हो ये ऐसा नहीं है, हम सब जनप्रतिनिधियों ने मिलके मेडिकल कॉलेज को 250 सीटों तक पहुंचा दिया। 250 सीट आप समझते हैं, मध्य प्रदेश में इससे ज़्यादा सीटों वाला कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। उसके लिए हमें 300 करोड़ रुपए मिले हैं। आज एक मेडिकल कॉलेज के बराबर का एक्सपेंशन के लिए हमें पैसा मिल गया। हम इससे 600-700 सीटर जो नया हॉस्पिटल है उसको बनाने का काम कर रहे हैं। हम पीजी के लिए, अब बताइए ऐसा कोई कोर्स है जिसमें पीजी में हमें मान्यता नहीं मिली हो? ये कैसे मिल गई? यही आपका मेडिकल काउंसिल नहीं आके मान्यता दी, क्योंकि हमने शने शने प्रगति की है। हमारी फैकल्टीज़ में इजाफा हुआ है, हमारी सुविधा में इजाफा हुआ है। तो किसी भी संस्था के प्रति आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन मेडिकल कॉलेज जैसा इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट, उसको जो रन करना वो रियल टफ जॉब है। लेकिन मेडिकल कॉलेज हो चाहे हमारा तिली अस्पताल हो, वो पूरी सक्षमता, पूरे ताकत के साथ काम कर रहे हैं। अभी खुशखबरी ये है कि सागर में एडवांस सीटी स्कैन और MRI मशीन वो सैंक्शन हो रही है, उनके टेंडर हो गए हैं, सागर में वो भी उपलब्ध हो जाएगा। तो लोगों को जो MRI कराने के लिए 4,000-3,000 रुपये देने पड़ते हैं बाहर, उस पर काफ़ी कमी आ रही है। केंद्रीय विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है सागर के लिए, लेकिन राज्य स्तरीय महाविद्यालय जो होना चाहिए, आपकी सरकार भी घोषणा कर चुकी है, कहाँ ऐसी बाधा है कि वो नहीं हो पा रही है? केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारी उपलब्धि है, ऐसा राज्य स्तरीय जो महाविद्यालय ऐसा आप मानते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा ऐसे डिफर हूँ। केंद्रीय विश्वविद्यालय से सागर को कोई फायदा नहीं हुआ मित्र। सागर को नुकसान हो गया, और सागर को आज एक स्टेट यूनिवर्सिटी की बेहद आवश्यकता है। और मेरी कोशिश तो ये है, मेरा तो आंदोलन है ये, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस बात की अभिव्यक्ति कर चुका हूँ कि हमें एक महिला विश्वविद्यालय चाहिए। लेकिन क्षमा करिए मुझे, मैं आज भी ये मानता हूँ कि सागर की जो कन्या महाविद्यालय है, जब वहाँ सीटें फुल हो जाती हैं तब बच्चियाँ हमारी अन्य कॉलेजेस में जाती हैं। मतलब आज भी हमारे अभिभावकों की पहली पसंद जो है कन्या महाविद्यालय है। तो विश्वविद्यालय, कन्या तो विश्वविद्यालय, क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सरकार आपकी है और मैं विधानसभा के अंदर ध्यानाकर्षण लाया। मैं विधानसभा के अंदर 2 बार प्रश्न के माध्यम से उस विषय को रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए थे। यहाँ जब पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय नहीं कहना चाहिए, 1.5 साल तो माननीय कमलनाथ जी ने उड़ा दिए धुएं में, जो शेष बचे थे उस कालखंड के लिए योजना बनाने माननीय मुख्यमंत्री जी आए। ये शायद पहली बार हुआ होगा। जिले में, हालांकि संभागशाह वो बैठक हुई थी, एक जिले की अपने 5 वर्ष की या 3.5 वर्ष की कार्य योजना क्या होगी, उसके लिए मुख्यमंत्री महोदय खुद जिला मुख्यालय, संभागीय मुख्यालय पे आए थे। हम लोगों ने योजना बनाई थी। उस योजना में आप मिनट्स उठा के देखिए, मैं था उस बैठक में। मैंने कहा था मुझे
मेडिकल मुझे स्टेट यूनिवर्सिटी चाहिए सागर के लिए। मुख्यमंत्री महोदय ने उसको जुड़वाया था, सैद्धांतिक सहमति दी थी। आप ये मान लीजिए उसको कार्य रूप में परिणत होने में थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन आगे आने वाले 5 सालों में स्टेट यूनिवर्सिटी सागर में बिल्कुल संचालित होगी। लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए हमने जो हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय और कन्या उत्कृष्ट महाविद्यालय है, उसकी सीटों की संख्या में इजाफा करके नया भवन वहाँ मुहैया करा के हम लगभग 2.5 गुना एक्सपेंशन तो अकेले बिल्डिंग में कर चुके हैं। तो हम शने शने शिक्षा के क्षेत्र में हायर एजुकेशन पर्टिकुलरली, ताकि हमारे बुंदेलखंड के बच्चे जो हैं और कहीं बाहर जाने की बाध्यता नहीं हो, शासकीय महाविद्यालयों में उनके लिए प्रवेश की व्यवस्था हो। कम महाविद्यालय होंगे मध्य प्रदेश में, एक में हमें 12-13 हज़ार बच्चियां हैं गर्ल्स डिग्री कॉलेज में, और यहाँ पे 9 या 9.5 हज़ार बच्चे हैं, बच्चियां भी हैं। तो 12-9 21-22 हज़ार की कैपेसिटी और अकेली एनरोलमेंट जो है हमारे 2 कॉलेजेस के हैं। तो ये किसी यूनिवर्सिटी से कम थोड़ी ना है। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है अभी, इन सबको डीम्ड यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी बन जाने से ये खुद यूनिवर्सिटी बन जाएंगे, और फिर इनके लिए बजट देके, चाहे रूसा से बजट मिले, चाहे स्टेट से बजट मिले, चाहे हमारे सेंटर से बजट मिले, कुल मिला के हमारी आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। उस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं और सफलता भी पाएंगे। शैलेंद्र विधायक 3 बार से सागर के विधायक रहे हैं, इससे पहले सुधा जैन भी विधायक रही हैं, और एक लंबा समय आपका यहाँ रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी कमी सागर में दिखी जाती है, वो है रोजगार की। रोजगार की दृष्टि से सागर में क्या उपाय किए जा रहे हैं कि लोग और जो युवा, एक उपाय हमने कर दिया है, आपने शायद अखबार में अभी देखा नहीं। फर्नीचर क्लस्टर जो है सागर में बनने जा रहा है, उसका सैंक्शन हम ले आए हैं, कैबिनेट से भी ले लिया है, और ये हाई पावर कमेटी हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी, उसने उसको क्लियर कर दिया है। सागर में सिद्धगवां के पास में वो ज़मीन चिन्हित है, NH पे है, और लगभग 100 इकाइयों ने वहाँ पे कार्य शुरू करने के लिए सहमति दे दी है। सब्सिडाइज्ड रेट में हमने उनको ज़मीन दी है। सरकार ने पूरी की पूरी फर्नीचर की पॉलिसी अलग बनाई, और उसमें लगभग 20 करोड़ रुपए की राशि का एक ट्रेनिंग सेंटर भी वहाँ बन रहा है। तो आप ये पाएंगे कि आगामी 5 साल के अंदर 5,000 से 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से फर्नीचर क्लस्टर से रोजगार मिलने वाला है। और फर्नीचर क्लस्टर के साथ में उनकी जो एंसिलरीज बनेगी, जैसे 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी जो यहाँ हुआ अपने रिफाइनरी में, उसे क्या मानते हैं आप? अकेले बिना उसे लाभान्वित होगा क्या? पूरे लाभान्वित होगा, नरियावली, सागर, सारे के सारे। और नए उद्योग लगाने की वहाँ भी संभावनाएं बनेगी, यहाँ भी संभावनाएं बनेगी। अब फर्नीचर के लिए अकेले लकड़ी की ज़रूरत तो नहीं होती, उसके लिए आपको एडेसिव की भी ज़रूरत होती। आप एडेसिव की यूनिट लगेगी, यहाँ पॉलिश की भी ज़रूरत होगी, यहाँ अन्य चीज़ों की जो ज़रूरत होगी, पेंट की ज़रूरत होगी। तो आप ये पाएंगे कि ये छोटी छोटी अन्य यूनिट जो हैं उसमें लगने लगेगी, और सागर के लिए मतलब रोज़गार का एक बड़ा माध्यम बनेगा वो। ये हमारी इन लगभग 1.5 वर्ष की कठिन तपस्या का परिणाम निकल के आया है कि फर्नीचर क्लस्टर हमारे यहाँ सैंक्शन हो गया है, और कार्य रूप में 1 साल के अंदर वो दिखाई देने लग रहा है। सागर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आया है, काफ़ी काम हुए हैं और कुछ काम अभी चल रहे हैं, लेकिन स्मार्ट टॉयलेट जो शहर में बनाएंगे वो चालू नहीं हो सके। उसको क्या मानते हैं? कुछ चालू हो गए हैं जहाँ जहाँ। देखो, मैं आपसे वो चीज़ शेयर कर रहा हूँ अब कि लोग कहने में आमतौर पर थोड़े से हिचकते हैं। हमने अगर ये स्मार्ट टॉयलेट ऑपरेशन के लिए, संचालन के लिए जो वर्तमान एजेंसी ने उनको दे दिया होता, तो आप उन स्मार्ट टॉयलेट्स की क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं ना।
10 या 12 बार तो मेरी जानकारी में है कि उनका हमने टेंडर किया। उनके टेंडर में कोई भी व्यक्ति ने उनको फुलफिल नहीं किया, इसलिए उनका वो संचालन नहीं हो पाया। फिर अंतोगत तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके उससे लगभग 25-30% टॉयलेट जो हैं उनका संचालन शुरू कर दिया है। लेकिन अभी शीलॉन्च और ये इनके लिए प्रॉपर एजेंसी नहीं मिल पाने की वजह से वो संचालन में थोड़ी असुविधा आ रही है। और जिस दिन आपने उसको ऐसे छोड़ दिया तो आपने सागर के बहुत सारे पब्लिक टॉयलेट्स का हाल देखा है। हमने चकरा घाट पे भी बनाया था, नामो निशान मिटा दिया। एक टॉयलेट वहाँ कटरा में भी बना था। लोग अपनी वो रेटिंग बढ़ाने के लिए वो सब करते रहते हैं कि यहाँ ये नहीं है, वहाँ वो नहीं है। वहाँ थे भाई, आप ये खोजिए ना वो गए कहाँ, कौन जिम्मेदार है, और उन जिन लोगों ने जिन लोग दोषी उसमें हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। आप देखिए ना कि नजरबाग ऐसा सुंदर भव्य वो बना दिया था, रातों रात उसकी पूरी जो जालियां हैं वो चोरी हो गई। मॉडल स्कूल का जो बावड़ी है वो उसको देखने लायक बनाया है। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो पाथवे पे लगे हुए लाइट हैं, बोलार्ड बोलते हैं उनको, बोलार्ड चोरी हो गए। तो इनकी देखरेख नहीं हो पा रही है इस तरह की। देखिए, आप समझिए कि इतना मैन पावर कहीं किसी संस्था के पास नहीं है, ना पुलिस के पास है, ना निगम के पास है, ना स्मार्ट सिटी के पास, कि आप डे नाइट वहाँ की चौकीदारी कर लें। हमारे यहाँ, क्षमा करिएगा मुझे कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, शमशान घाट के जो हमने एंगल लगाए थे ताकि लकड़ी बिखर ना जाए, वो गर्डर काट के लोग लेते। तो थोड़ी सी ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको जब तक दोषियों में सजा नहीं मिलेगी तब तक ये चीज़ ये ख़त्म नहीं होगी। ये थोड़ा सा जो भाव है, इस भाव को ख़त्म करके, और ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो गलत तरीके से पैसे कमाने की उनको लत लग गई है। ऐसे लोगों की वजह से सागर में निर्माण एजेंसी भी अच्छी नहीं आती। तो अपराध की दृष्टि से सागर को क्या माने? अपराधी यहाँ पे बेखौफ हैं, प्रशासन का कोई, पुलिस का? मैं फिर कह रहा हूँ, आप अकेले आरोप लगा देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हम भी इस शहर के जिम्मेदार नागरिक हैं। हम अगर कोई इस तरह की घटना होते देखते हैं तो हम उतने ही दोषी हैं अगर हम चुप रह जाते हैं। हम जिस दिन बोलना शुरू करेंगे, हम जिस दिन ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाने का साहस कर लेंगे, ये चीज़ें अपने आप स्वतः हो जाएंगी। हर चीज़ पुलिस के ही माध्यम से ठीक हो, या आर्मी की ज़रूरत पड़े या चौकीदारों की ज़रूरत पड़े, तो क्यों ज़रूरत पड़े। आप कल्पना करिए, ये रोडें जो बन रही हैं, ये संजय ड्राइव पगडंडी थी, अब आपको आलोचना करना है तो झंडा बिल्कुल आराम से उपलब्ध है, न लो और मुर्दाबाद लगा सकते हैं किसी का भी। आपने कितना काम किया, आप 55 साल सत्ता में रहे सागर। एक बात मैं राजू भाई आपसे कह रहा हूँ, आप इस पूरे शहर में कहीं भी सिक्का उछालिए, जिस भी सड़क पे सिक्का गिरेगा वो सड़क हमारे 15 वर्षों की कालखंड की देन होगी। आप ये करके देख। ये कहा जाता है कि सागर में शैलनजन की लोकप्रियता इतनी है कि जहाँ भी शैलनजन जाते हैं तो उनको अपनी पहचान बताने की, अपने कार्य की गिनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब वर्तमान में जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, टिकट को लेकर बड़ी मारामारी देखी जा रही है, और पार्टी स्तर पर जिस तरह से दूसरी लिस्टें जारी हुई है, इसमें केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों को उतार दिया गया है। सागर टिकट को भी लेकर कहीं ना कहीं कयास और ऐसी चर्चाएं भी शहर में है कि भूपेंद्र ठाकुर मंत्री जो हैं उनको यहाँ लड़ाया जाए। सागर से आपका भाई और जनता का सेवक शैलेंद्र जैन आगामी 2023 का जो नवंबर का चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, और मुझे किसी लिस्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी लिस्ट का इंतज़ार नहीं कर रहा हूं। मैं
चुनाव में उतर चुका हूँ और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से लेके संगठन के प्रमुख लोगों से लेके सबने मुझे लगभग 2 माह से भी अधिक हो गए हैं। जब हमारा रिपोर्ट कार्ड आया था, रिपोर्ट कार्ड का जब हम लोगों ने हमारे सामने वाचन हुआ मुख्यमंत्री निवास पे, उस समय कह दिया गया था कि मुझे चुनाव लड़ना है, क्योंकि मैं चुनाव फिर से लड़ने के बहुत मूड में नहीं था। मैं सोच रहा था कि अब 3 बार का बहुत हो गया। तो हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं उन्होंने मुझे इस बात को लेके ज़रा समझाइश दी कि आपको चुनाव लड़ना है और सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाना है। तो मुझे चुनाव लड़ने का ग्रीन सिग्नल लगभग 2 माह से भी अधिक समय हो गया। तो मैं इलेक्शन मोड में ही काम कर रहा हूँ और मुझे टिकट के बारे में कभी कोई संशय नहीं है। मैंने आज तक अपना रिज्यूम नहीं बनाया, बायोडाटा नहीं मेरा कोई। मैंने कभी कोई टिकट के लिए कभी दिल्ली में या भोपाल में दरखास्त नहीं दी, ना बायोडाटा दिया किसी ने। ये सिग्नल आपको 2 महीने पहले मिल गया, तो क्या ये निधि या सुनील जैन को जो नाम आ रहा है कांग्रेस से, उसको देखते हुए हुआ है? ये मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि सामने कौन है। अभी नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे, मेरा राजधर्म है, जो अपना राजधर्म है तो राजधर्म का पालन करूंगा, पहले भी किया है अभी भी करूंगा। ये फिर महत्वपूर्ण नहीं है कि सामने कौन है। आपके लिए ये महत्वपूर्ण है कि आप किस विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं। उस विचारधारा का कैंडिडेट जो होगा उसके लिए मुझे काम करना है, विचारधारा के लिए काम करना है। मैं मूलतः संघ का उत्पाद हूँ, 2 वर्ष शिक्षित स्वयंसेवक हूँ और एक स्वयंसेवक के नाते मैंने जो शपथ ली है उस शपथ का जीवन भर पालन मुझे करना है। और मैं राजनीति में रहूं ना रहूं, मैं विचारधारा के लिए ही काम करता आया हूं, आगे भी करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी का तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज जो कुछ भी राजनीतिक रूप से मेरा वजूद है वो भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं की वजह से है। ये है कि मध्य प्रदेश, केंद्र और राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं कि चुनावी दौर में जो रेवड़ियाँ घोषणाएं की जा रही हैं इनको लेके, इसको लेके आपका क्या कहना है, क्या देखना? मैं भी सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट से इत्तेफाक रखता हूँ। मैं कतई इस पक्ष में नहीं रहता हूँ कि हम रेवड़ियाँ बांटें। हम इस तरह के चुनाव के समय हम साउथ का जब देखते हैं कि भिंडी बाजार बना देते हैं पूरे चुनाव को। कोई टीवी बांट रहा है, कोई फ्रिज बांट रहा है, ऐसा लगता है कोई सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हो रहा है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यही कर रहे हैं। नहीं, ये अगर आपने उन रेवड़ियों के मामले में लाडली बहना जैसी महत्वाकांक्षी महत्वपूर्ण योजना को शामिल कर रहे हैं तो ये गलती है। ये योजना, लाडली बहना योजना, ये मूलतः महिलाओं के स्वावलंबन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है और इससे हमारे समाज का, पूरे समाज का, भारतीय समाज का, ये किसी जात विशेष के लिए नहीं है, ये पूरे भारतीय समाज के लिए है। और उसमें महिलाओं का निश्चित रूप से कल्याण होगा, उत्थान होगा, उनके अंदर स्वाभिमान का भाव आएगा। ये तो चुनावी दौर शुरू हुआ तभी सब चीजें हो गई, लेकिन सुप्रीम लाडली लक्ष्मी जब आई थी तब तो चुनाव नहीं था, लेकिन अभी सुप्रीम, मैं राजू भाई वही कह रहा हूँ, ये लोग इस तरह का वो कर देते हैं। लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का हमारा सफर जो है ये किसी चुनाव और वोटों की राजनीति का मोहताज नहीं है। अब आप देखिए ना, हम जितने ग्लोबल होते जा रहे हैं, हम जाति के बंधन में उतने फंसते जा रहे हैं। अब क्या जरूरत है कि जाति आधारित हमारी जनगणना हो? और क्यों ये होना चाहिए कि जैन कितने हैं और ब्राह्मण कितने हैं, और अब जैनियों में फलाने कितने हैं और ब्राह्मणों में सनातनी वो सर्वोपरि कितने हैं और फला। व्हाट इज दिस रबिश? हम क्या कर रहे हैं इस देश में? हम ग्लोबल हो रहे हैं, हर चीज ग्लोबल हो रही है। अब हम पाषाण युग की ओर जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। टिकट से आप परिपक्व हैं और मान चुके हैं कि शैलन जैन ही इस बार चेहरा होंगे सागर से। जीत को लेकर कितना स्वस्थ? देखो, मैं जीत को लेके कितना आश्वस्त हूँ ये
आगे आने वाला समय बताएगा। और आप मेरे विश्वास को देख के समझ सकते हैं, मेरा सागर की जनता के साथ जीवंत संपर्क है और सागर की जनता के साथ मेरा परिवार जैसा संबंध है। आप देखते हैं कि मैं कहीं भी हूँ सागर में, मैं प्रत्यक्ष रूप से लोगों से मिलता हूँ, उनकी समस्याएं सुनता हूँ, समाधान की कोशिश करता हूँ। हो ही जाता हो ये मैं दावा नहीं करता, कोशिश करता हूँ। हम अगर किसी दिन बाहर होते हैं, जनरली बाहर जाता हूँ जब विधानसभा चल रही होती है, कोई बैठक हो रही हो, तो मैं ऑनलाइन रहता हूँ। मेरे जो सहयोगी हैं वो फ़ोन पकड़ के रखते हैं, एक एक व्यक्ति को वो पूछते जाते हैं समस्या, मैं उनको समस्या सुनता हूँ, समाधान के लिए उनको इंस्ट्रक्शन देता हूँ। तो मैं रहूँ ना रहूँ, मेरा ये इसको जनता दरबार कहना तो उचित नहीं होगा, ये जन समस्या निवारण शिविर जैसा जो है वो हमारी सफलता का बहुत बड़ा आधार है। क्योंकि जब मैं 2008 में मैंने काम शुरू किया तो जनता और सागर के लोग इतने कनेक्ट नहीं थे मुझसे, लेकिन इतने 15 वर्षों में मेरी कनेक्टिविटी कई गुना बढ़ गई है। क्योंकि जब आप जीवंत रूप से लोगों के बीच में रहते हैं, उनकी निजी समस्याएं हैं, उनकी अन्य समस्याएं, उनसे दो चार होकर समाधान के लिए आप ईमानदार कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है उनके मन में कहीं ना कहीं आप स्थान बनाते हैं। इन तमाम उपलब्धियों और समस्याओं के बीच में एक भोग समय भी सागर में देखा गया था, जब कोरोना का दौर था। उस कोरोना के दौर में एक दूसरे से लोग भाग रहे थे। उस टाइम पर सागर के विधायक शैलेंद्र जैन लोगों के पास जा रहे थे, खासकर बीएमसी और बीएमसी से भोपाल तक का दौड़ वो लगा रहे थे। किस तरह से उन्होंने ये सुविधाएं पूरी दी हुई थी, किस तरह से लोगों की जान उन्होंने बचाई थी, इस पर भी उनसे उनकी राय ले लेते। क्या कहेंगे भाई साहब, जो दौर था वो वाकई बहुत भयावह दौर। इसमें मैं कुछ कहूँ ये मुझे उचित नहीं लगता। कोरोना काल एक चुनौती के रूप में आया हमारे सामने, सब जनप्रतिनिधियों, हम सब पूरे देश के सामने, लेकिन उसमें एक अवसर भी था। चुनौती के साथ अवसर ये था कि हम जब चुनाव में आते हैं तो 24 घंटे 365 दिन का हमारा दावा रहता है, और दावे को परखने का समय आ गया कोविड काल में, तो लोग नदारद हो गए। मैंने कहा मैं नहीं हूँ। जब मैं पहली बार वो पीपीई किट पहनने का जिद करके और आईसीयू में जाने का, डॉक्टर्स नहीं जा रहे थे जनाब, वो इंजेक्शन और फलाने वो स्वीपर वो उनके माध्यम से होने लग गए थे। तब मैंने सोचा था कि अंदर के अपने भाइयों बहनों के हालचाल जानने कौन जाएगा। तो मैं पीपीई किट पहन के गया, तो शर्म लिहाज में फिर एक आध डॉक्टर मेरे साथ गया पीपीई किट पहन के, और अंदर जाके, हालांकि मुझे खुशी है अंदर हालात उनमें ख़राब नहीं थे, और वहाँ जो सुविधाएं हम बढ़ा सकते थे, जो काम हम कर सकते थे, दवाएं पहुंचा सकते थे, वो सब मैंने किया। मैं अब बहुत लंबा कहानी है वो, और किसी जब ये चुनाव समाप्त हो जाएगा और हम राजनीति से जब निवृत्त हो जाएंगे तो आराम से कोविड काल पे एक पुस्तक लिखूंगा, अपने अनुभव लिखूंगा, क्योंकि वो कालखंड जो है वो भुलाया नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन मैं खुशी है मुझे कि जो कुछ मेरी जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी को मैंने कोशिश करके निभाने की कोशिश की, और कुछ हद तक सफल हुआ। लोगों का विश्वास उस कालखंड के पश्चात और भी बढ़ा, और लोगों के मन में ये भाव भी आया कि कभी परिस्थितियां कुछ आएंगी, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में कम से कम एक कोई व्यक्ति है आपका बीच का जो आपके साथ खड़ा रहेगा। मैंने कोशिश करी कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको हॉस्पिटल में एडमिशन ना मिले। हर एक व्यक्ति
चाहे पलंग मिले या ना मिले, उसको गद्दा ज़रूर मुहैया कराया गया, उसको ट्रीटमेंट मुहैया कराया गया, उसको ऑक्सीजन मुहैया कराई गई। ऑक्सीजन के मामले में तो आप जानते ही हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों की। तो कितने जनप्रतिनिधि थे जो उस समय सतह पे दिखते थे और अस्पतालों में दिख रहे थे, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो आज कर्मवीर बन रहे हैं, उनसे पूछा जाए कि कोविड काल में कहाँ थे वो, उनसे ज़रूर पूछना है। नहीं, मेरा इशारा किसी दल विशेष, इसमें कोई दलगत राजनीति नहीं, लेकिन ज़रूर व्यक्ति को अपना आकलन करना चाहिए। जब सागर की जनता को आपकी आवश्यकता थी तो आप कहाँ थे? मुझे खुशी है कि एक विधायक के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते मैं सागर की जनता के बीच में था और उनके इलाज में जो कुछ बन पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। काफ़ी चर्चा शैलेंद्र जी से हुई है, वो काफ़ी बातें उन्होंने हमसे कही हैं और मैदान में उतरने की बात वो कह ही चुके हैं। फिलहाल इस पूरे कार्यक्रम में इतना ही। शुद्धता और गुणवत्ता की पहचान मारुति नवरत्न ज्वेलर्स। सोने चांदी के राशि रत्नों के विक्रेता प्रोप्राइटर संतोष सोनी, अभिषेक सोनी। हमारा पता है कोतवाली रोड, तीनबत्ती, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 9826459730 और 9826275535।